हेलो दोस्तों, टीनो विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज RWA का जो होम गार्ड का जो फुल मॉक टेस्ट होता है, इसमें जो 100 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट जो फुल क्वेश्चन का होता है, तो उसको 100 क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। अगर इसमें ये भी देखेंगे कि चार ऑप्शन के साथ साथ जो क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ जो चार ऑप्शन होंगे उनका डिटेल से जानकारी भी देखेंगे, क्योंकि इसमें डिटेल से समझना ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर उस पैटर्न पे उस ऑप्शन से कहीं ना कहीं से कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है तो हम लोगों के लिए फ़ायदा ही रहेगा। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन बने हैं और कैसे नहीं है, क्योंकि इसको हम फुल डिटेल्स के साथ देखो, पूरा पैटर्न पूर्ण हल। तो इस वजह से लगा प्रत्येक विकल्प का पोस्टमार्टम। अगर तुम लोगों में अगर इतनी क्षमता हो वीडियो देखने की कि सारे क्वेश्चन और सारी चीज़ें देख सको, तो ही इस चीज़ को देखना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको देखने का। चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इससे पहला क्वेश्चन कह रहा है जो बेसिक एनिमल जो हाउसहस्बेंड्री जो स्टैटिक्स जो BAHS बोलते हैं इसको, 2024-25 के अनुसार में जो सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने का किस राज्य ने किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर तो राजस्थान में अगर इसके बारे में जानना चाहें तो ये भारत में सबसे जो बड़ा ऊन उत्पादन राज्य है, देश के कुल ऊन उत्पादन में इसका सबसे बड़ा योगदान है किसका, राजस्थान का। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है कि राजस्थान ऊन उत्पादन में। और क्योंकि यहाँ की जो शुष्क जलवायु और भेड़ पालन के लिए सबसे अनुकूल है, कहाँ की, राजस्थान की। अगर देखो ऑप्शन देखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर अगर कुछ जानना चाहें तो जैसे उच्च गुणवत्ता वाली जो पश्मीना ऊन होती है यहीं के लिए जो प्रसिद्ध है। लेकिन कुल उत्पादन के अगर मामले में बात करेंगे तो राजस्थान से पीछे ही है। कर्नाटक और गुजरात की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक और गुजरात ये दोनों राज्य हैं जो दुग्ध उत्पादन जैसे अन्न पशुपालन क्षेत्रों में बहुत आगे हैं, लेकिन ऊन उत्पादन में इनका शीर्ष स्थान नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली इसका राइट हो जाएगा केरल, ये केरल राज्य में स्थित है। और साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है जो केरल की जो पलक्कड़ पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ये अपनी समृद्धि जैव विविधता और सदाबहार वनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कौन सा, केरल, जो बोलते हैं इसको साइलेंट वैली। और उत्तराखंड देखो, उत्तराखंड में अगर देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चमोली जिले में प्रसिद्ध फूलों की घाटी जिसे बोलते हैं फ्लावर ऑफ वैली ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अक्सर बच्चे साइलेंट वैली और फूलों की घाटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये कर्नाटक की अगर बात करें, यहाँ पे कौन सा है, बांदीपुर, नागरहोल, कुंद्रेमुख जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे, कर्नाटक में। अगर इसकी बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, अरुणाचल प्रदेश का ही है, कौन सा, नामदफा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंड वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तो नारायण सुशर्मन वासुदेव देव, जो इसके बाद देवभूति, देवभूति उसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी। तो वासुदेव जो थे जो शुंग वंश के अंतिम शासक, और देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 73 जो ईसा पूर्व में कंड वंश की स्थापना की थी। कब, 73 ईसा पूर्व में, 73 ईसा पूर्व में कंड वंश की स्थापना की थी। अगर देवभूति की बात करते हैं, यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। कौन, देवभूति, ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। अंतिम शुंग वंश का अंतिम शासक, शासक अंतिम शासक था देवभूति। अब अगर इसकी बात करें सुशर्मन की, यह कंड वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या सातवाहन वंश के संस्थापक श्रीमुख ने कर दी थी। और नारायण की बात करें, नारायण ये देखो कंड वंश का एक शासक था जो भूमि मित्र का जो पुत्र, लेकिन यह संस्थापक नहीं था इसका, किसका, कंड वंश संस्थापक। इसका राइट हो जाएगा वासुदेव। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है, जिसको बोलते हैं करंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो यह एक ऐसा संवेदनशील उपकरण है जो किसी भी विद्युत परपथ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, कहीं भी विद्युत धारा की उपस्थिति हो या उसकी दिशा या बहुत छोटे छोटे परमाणु को मापता है। कौन, गैल्वेनोमीटर। अल्टीमीटर की अगर बात करते हैं तो अल्टीमीटर है, इसका प्रयोग विमानों में उड़ने वाले जो उसके बाद में जो विमान होते हैं उनकी मापने के लिए, ऊंचाई मापने किया जाता है, किसका, एल्टीमीटर का। और जो फैथोमीटर है, इसकी अगर बात करें, यह ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र या नदी की गहराई मापने में काम आता है। अगर ट्यूब टेस्ट की बात करें, इसका उपयोग जैसे वैक्यूम ट्यूब की क्षमता या जो परीक्षण होते हैं उसके लिए किया जाता है, किसका, ट्यूब जो टेस्टर होते हैं उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 सूत्री कार्यक्रम मतलब TPP किस वर्ष शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 2006, 1975, 1986, 1982। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। इसमें क्या था, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो गरीबी उन्मूलन जैसे रोजगार सृजन, समाज के पिछड़े वर्गों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जो उद्देश्य थे, और सबसे पहले 1975 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब जैसे 1982 हो गया, 1986, 2006, इनमें वर्षों का पुनर्गठन है, और ताकि उनमें समय की मांग के अनुसार ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके, लेकिन शुरुआत 1975 में ही रहेगी।
तो किसकी, टीबीपी की शुरुआत की बात करें तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन है? अगर इसकी बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अगर देखो 40 में क्या देखो, यह राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों जैसे डीपीएसपी है के अंतर्गत आता है और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। यह राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने वाले और उनके स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है। कौन? जो अनुच्छेद 40 है। अब अनुच्छेद 31 की बात करें, अनुच्छेद 31 में क्या है देखो, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित होता है। जैसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार जैसे बोल 300 के ए में बना दिया गया था। कौन? यही संपत्ति के अधिकार को। अगर अनुच्छेद 36 की बात करते हैं, इसमें भाग 4 जैसे डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य और स्टेट की परिभाषा दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 36 में। और अनुच्छेद 38 की बात करते हैं, जैसे अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38 में क्या है तो यह राज्य को लोक कल्याण जैसे अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देता है। कौन? अनुच्छेद 38। उसका राइट आंसर देखो हो जाएगा अनुच्छेद 40। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 100% बीमा कवरेज और हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर जिला, अलवर है। और अलवर है कहाँ पे? ये राजस्थान का अलवर जिला है और भारत सरकार की IRDAI की पहल के तहत मतलब इसके तहत जो फरवरी है 2026 में 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला बन गया। डोर टू डोर मतलब इसको बोले तो सर्वे के जरिए यहाँ जो हर पात्र है व्यक्ति को बीमा से जोड़ा गया है। किसके थ्रू? इसके जो 100% बीमा कवरेज कौन जिले की बात कर रहा है? राजस्थान के अलवर जिले की। जैसे और ऑप्शन को देखो, उसमें जो जैसे जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, जिसमें राजस्थान के अन्य प्रमुख जिले हैं जिसमें ऐतिहासिक उपलब्धि जैसे पहले अलवर से ने हासिल की थी, पहले अलवर ने ही हासिल की थी, ऐसे मतलब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसकी विशेष कुछ जानकारी ऐसी है नहीं जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, तो हम सभी ऑप्शन को बताते चलेंगे ऐसे ही। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? उत्तराखंड की बात कर रहा है। देखो नाथुला कहाँ पे है? पहले ऑप्शन को देखो, नाथुला कहाँ पे है? या सिक्किम में स्थित है और भारत चीन सीमा पर एक ऐतिहासिक व्यापारिक दर्रा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर बारालाचला की दर्रा की बात करें, बारालाचला कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश और जो लाहौर और जो स्पीति के जिले में बीच स्थित है, जो लेह को मनाली से जोड़ता है। कौन? बारालाचला दर्रा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि उसने बात की उत्तराखंड की। तो बोमडिला कहाँ का है? तो बोमडिला भी देखो, बोमडिला वहाँ का नहीं है, बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये तवांग शहर को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? बोमडिला। तो बोमडिला दर्रा भी नहीं है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। जब 3 गलत हो चुके चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो जो मंगसा, जो उसका नाम है मंगसा धुरा दर्रा, तो ये उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के एक संपूर्ण मार्ग को प्रदान करता है। कौन? मंगसा धुरा दर्रा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा था? वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली जो नर्तकी जो मिलिना और साल्विनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर ए, पद्मश्री। पद्मश्री देखो, मिलिना और साल्विनी को भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है, विशेषकर केरल की कथकली को फ्रांस और जो पूरे यूरोप में लोकप्रिय बनाने के लिए 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मान किया गया था। तो भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये भारत के अन्य सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला के क्षेत्र में विदेशियों को भी भारत सरकार उनके जो अतुलनीय योगदान के लिए पद्म जो पद्म पुरस्कार देती है। कौन? भारत सरकार देती है। मतलब अन्य लोगों को भी मिल सकते हैं, विदेशियों को भी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोसोम किससे बने होते हैं? ये किससे बनते हैं? प्रोटीन और आरएनए से बनते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? प्रोटीन और आरएनए। प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो प्रोटीन और आरएनए होते हैं, तो राइबोसोम है मुख्य रूप से राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से जटिल जो संकुलन उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य यही करते हैं। कौन? जो प्रोटीन हुआ, आरएनए हुआ, और इसीलिए इन्हें कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोल किसको, जब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला गया है तो बोला गया राइबोसोम को। तो देखो केवल आरएनए हो गया, केवल प्रोटीन हो गया, केवल डीएनए, ये राइबोसोम का निर्माण इनमें से किसी एक के अकेले से नहीं होता। राइबोसोम की संरचना में डीएनए नहीं पाया जाता है। अगर ये चीज याद रखना, जो राइबोसोम होता है इसके अंदर जो होता है डीएनए की स्थिति उपस्थिति नहीं होती है, याद रखना। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य है, नृत्य की मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? नवरात्रि के दौरान किया जाता है गरबा। ये कहाँ का है? गरबा में ये भी पता होना चाहिए इस किस राज्य का है। यह गुजरात का एक बेहद और लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है जो मुख्य रूप से नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा और अम्बा की, जो देवी दुर्गा अम्बा नहीं बोली जाती हैं, तो उनके सम्मान में किया जाता है। हाल ही में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भी किया गया है।
अगर रासलीला की बात करते हैं तो रासलीला अगर इसके बारे में सुनो, देखो यह उत्तर प्रदेश की जो विशेषकर जैसे ब्रज हो गया और मथुरा क्षेत्र हो गया का वहाँ का नृत्य है, जो भगवान कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीलाओं का पर आधारित होता है। कौन सा? रासलीला। अब नाट्य की बात करें, नाट्य हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में दर्ज है। और धुमल की बात करें, देखो यह जम्मू और कश्मीर के जो बट्टल जनजातियों के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अगर इसकी बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 दो के तहत की राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जैसे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कौन? अनुच्छेद 124 के तहत, और अनुच्छेद 124 दो के तहत की जाती है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब अनुच्छेद 121 की बात करते हैं। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के और आचरण जिससे पर संसद से जब तक कोई चर्चा नहीं की जा सकती है तब तक कि उसे हटाने का जो प्रस्ताव है विचाराधीन ना हो। अनुच्छेद 122 क्या कहता है? अनुच्छेद 122 की अगर बात करते हैं तो न्यायालयों द्वारा संसद किसी भी कार्रवाई की जांच नहीं की जा सकती। अब अनुच्छेद 125 की बात करते हैं। अनुच्छेद 125 क्या कहता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों का विवरण है। किसमें? अनुच्छेद 125 में। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर सी पे है, तो इसका राइट आंसर होगा आभासी और सीधा। तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी मतलब जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, जिसका जो और सीधा प्रतिबिंब बनाता हो, इसका दृष्टि क्षेत्र जैसे फील्ड ऑफ व्यू बोले अगर तो बहुत बड़ा होता है। इसलिए इसका प्रयोग वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? उत्तल दर्पण का प्रयोग। अगर इसकी बात करें जैसे वास्तविक और उल्टा, ये अवतल दर्पण का द्वारा बनता है। किसमें? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा की बात करें तो ये किसमें बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। अगर इसकी बात करें वास्तविक और सीधा, तो भौतिक विज्ञान की प्रकाशिकी के नियमों के अनुसार वास्तविक और प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, वे सीधे नहीं हो सकते। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। होला मोहल्ला किस धर्म आस्था से जुड़ा हुआ एक त्योहार है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म। राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म। होला मोहल्ला सिखों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो सौरपूर्ण त्योहार है, जिसे सिखों के 10वें गुरु जैसे बोले श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। यह होली के एक दिन बाद पंजाब के श्री आनंदपुर जैसे साहिब में मनाया जाता है, जिसमें निहंग सिख मार्शल आर्ट जैसे गतका बोलते उसे घुड़सवारी तलवारबाजी का जो करतब देखने को दिखाते हैं। किसमें? होला मोहल्ला में। जैन धर्म की बात करें तो जैन हुआ और जैसे बौद्ध हुए, इन धर्मों के त्योहार के अनुसार जैसे महावीर जयंती और ईद हो गया, बुद्ध पूर्णिमा, ये किसमें आते हैं? तो जैन, इस्लाम और बौद्ध इनके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सोलर ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन जो लाइफ जर्नी पुस्तक की लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। तो यह 20वीं सदी के सबसे महान और हैवी वेट मुक्केबाज बॉक्सर थे। और जो मोहम्मद अली की जो आत्मकथा पुस्तक है, इस किताब में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक और यात्रा और अपने संघर्षों और जीवन के अनुभवों को साझा किया है। अगर वह इसकी बात करें जैसे जो ऑप्शन नंबर लिखा है जेक लामोट्टा, तो इसकी बात करें और जो रॉबर्टो जो ड्यूरान, ये दोनों भी अपने समय के जो बेहद खतरनाक और प्रसिद्ध मुक्केबाज रहे हैं। कौन? ये दोनों लोग। और लेकिन यह पुस्तक इनकी नहीं है। अगर इनकी बात करें यूजीन और जे जो बुलार्ड, इसकी अगर इनकी बात करें तो ये सबसे पहले जो अफ्रीकी और अमेरिकी सैन्य लड़ाकू पायलट थे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? किश्तवाड़, तो ये कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में उच्च जो हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। और यह मुख्य रूप से हेम तेंदुए जैसे स्नो लियोपार्ड बोलते हैं और भूरे भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अब आगे चलते हैं झारखंड। तो झारखंड के बारे में अगर देखें तो झारखंड में देखो क्या यहाँ का सबसे जो प्रसिद्ध उद्यान है बेतला नेशनल पार्क है। कहाँ का? झारखंड का। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ग्रेट जो हिमालयन नेशनल पार्क है, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क के यहीं के प्रमुख उद्यान है। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ जिम कार्बेट हो गया, भारत का पहला कौन सा था? जिम कार्बेट। नंदा देवी है, राजा जी है, फूलों की घाटी है, ऐसे आदि जो इसके हैं कहाँ के? उत्तराखंड के। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एकता और जो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में।
अगर इसमें देखो क्या था कि भारत में जो सांप्रदायिक और जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकता परिषद, जैसे बात करें तो एनआईसी का गठन किया था। इनकी इसकी जो पहली और जो औपचारिक बैठक थी 1962 में आयोजित की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जो पीएम भारत सरकार द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए एक किफायती कार्यशील जैसे पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए उद्देश्य जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स है, जो आत्मनिर्भर निधि है, तो योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 2020। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020। 2020 में क्या था, जब कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा था, तब रेहड़ी जैसे पटवारी की आजीविका छिन गई थी और अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए 1 जून 2020 को यह योजना शुरू की गई थी। इसमें शुरुआत में 10,000 रुपए तक का बिना गारंटी वाला लोन दिया गया था। 2021-22 की बात करें तो इन वर्षों में योजना का चरणबद्ध विस्तार किया गया, जिसमें ऋण चुकाने का लोन पर सीमा बढ़ाकर 20,000 से लेकर 50,000 के ऊपर कर दी गई थी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये लोगों को बेसिक क्वेश्चन है, सबसे जो है नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। तो 26 नवंबर 1949 की पूरी डेट कितनी है? 26 नवंबर 1949। उसमें क्या, तो इसमें भारतीय संविधान सभा के जो भारतीय संविधान को विधिवत रूप से अपनाया और अधिनियमित किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लाइफी और चिनफी। लाइफी और चिनफी किस राज्य की सांस्कृतिक वेशभूषा है? अगर इसकी बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर का वो लाइफी एक जो प्रकार का पीला कपड़ा होता है और चिन्फी क्या होता है, कढ़ाई किया हुआ एक ब्लाउज जैसे बोलते हैं स्कर्ट टाइप का होता है, जो मणिपुर की जो मैतेई महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बेहद और खूबसूरत पारंपरिक परिधान है। इन्हें खास मौकों जैसे मणिपुरी नृत्य और त्योहारों में पहनकर किया जाने वाला होता है। अब चलते हैं नागालैंड की क्वेश्चन देखो। नागालैंड की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, तो वो यहाँ अलग अलग जनजातियों के द्वारा अपने विशिष्ट रंग जैसे साल हो गए और आओ जो नागा साल जो बोलते हैं उसको। उत्तराखंड की बात करें तो उसमें होता है गढ़वाली हो गया, कुमायूनी हो गया, महिलाओं द्वारा पारंपरिक पहनावा होता है जिसे उसको बोलते हैं पिछौड़ा। जैसे पिछौड़ा मतलब होता है रंगवाली, और घाघरा होता है। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में होता है, तो जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं का पारंपरिक परिधान होता है जिसे बोलते हैं खो। खो कहलाता है, लेकिन जिसे नेपाली भाषा में बाफू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाफू कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? अगर मोढेरा की बात करें तो यह बनवाया गया था राजा भीमसेन प्रथम के द्वारा। राजा भीमसेन प्रथम का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये गुजरात के जो मेहसाड़ा जो जिले में जो पुष्पावती नदी के किनारे स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर है, जो उसका निर्माण 1026 से 1027 ईस्वी के चालुक्य सोलंकी वंश के राजा जो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। अगर गोविंदा द्वितीय है, इनका की बात करें, गोविंदा द्वितीय ये राजपूत वंश के संस्थापक थे। और आदित्य प्रथम की बात करें, ये चोल वंश के प्रतापी राजा थे। और कृष्णदेव राय यह विजयनगर साम्राज्य जैसे बोल रहे हैं तुलुक वंश था, उसके सबसे जो महान सम्राट थे कौन? कृष्णदेव राय। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो बैंक की जो परिसंपत्ति उनकी देवदारियों से अधिक है और जो इसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध संपत्ति। इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध संपत्ति, जिसे नेट वर्थ बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जब बैंक या किसी कंपनी की कुल परिसंपत्तियों जैसे उसकी फुल देवदारियां होती हैं, देवदारियां बोले तो उसको घटाकर किया जाता है, और जो बचत होती है शुद्ध संपत्ति जिसे इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी कहा जाता है। अब देनदारियां की बात करें, देनदारियां मतलब बोले तो यह वो पैसा होता है जो बैंकों को दूसरों को चुकाना होता है, जैसे ग्राहकों की जमा राशि बोलते हैं। परिसंपत्तियां क्या बोलते हैं? परिसंपत्तियां की बात करें, यह वो सब कुछ होता है जिसका जो बैंक मालिक होता है, जैसे दिया जाने वाला लोन, जैसे नगद है, जैसे भवन है, ऐसी चीजें। अब चलते हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोला गया है खालिस्तान जैसे में पाई गई मौर्य जो स्तंभ की राजधानी को किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। इसी के शीर्ष भाग बोले तो शीर्ष भाग को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया था। अगर अब इसकी ऑप्शन की बात करें तो भाबरू हो गया और बैराट है। इसकी अगर बात करें, ये राजस्थान में अशोक के शिलालेखों के प्रमुख स्थान हैं। सांची की बात करें, ये मध्य प्रदेश के जो स्थान होते हैं अशोक द्वारा बनवाए गए महान बौद्धों और स्तूपों के विश्व प्रसिद्ध हैं कौन? स्तूप, बौद्ध स्तूप प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? सांची के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सारनाथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जामनी जामनी राय किस क्षेत्र में सुविख्यात है? जामनी राय किस क्षेत्र में सुविख्यात है? उसका राइट आंसर होगा चित्रकला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जामनी जो राय थे भारत के एक बेहद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन्हें 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने अपनी कला में भारतीय जो लोक कला थी, जिसे बोलते हैं विशेषकर जैसे कालीघाट चित्रकला का जमकर इस्तेमाल किया था। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें सर, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, मूर्ति कला हो गया, इनमें क्षेत्रों में सीधा उनका योगदान नहीं था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके सहायक जो गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? किसने किसने सहायक जो गठबंधन प्रणाली तैयार की थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में प्रसिद्ध जो साम्राज्य के विस्तार के लिए जो 1798 में लॉर्ड जो वेलेजली थे, जो सहायक संधि की शुरुआत की थी, ऐसे स्वीकार करने वाला जो पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का कौन था? निजाम। अब लॉर्ड कैनिंग की बात करें, ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और उनके बाद में पहले वायसराय बने थे। और बाद में पहले कौन से बने थे? वायसराय बने थे। और लॉर्ड जो विलियम बेंटिक की बात करें, अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक इनके बारे में क्या, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, इसने जो हड़प नीति और भारत में रेलवे जैसे टेलीग्राफ की शुरुआत के लिए जाना जाता है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो केरल की पहली पूर्णतः जो दृष्टिबाधित महिला जज कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा थान्या नाथन सी। थान्या नाथन सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो करंट अफेयर्स का एक बेहद और ऐसा सवाल है कि जो थान्या नाथन केरल के न्यायिक इतिहास में पहली पूरी तरह से दृष्टिबाधित महिला जज बनी है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण। उसमें कहा तो टाइफाइड बुखार जो साल्मोना जो टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, कि बैक्टीरिया के कारण होता है। यह मुख्य रूप से दूषित भोजन हो गया, जैसे दूषित पानी हो गया, रखा हुआ पानी होता है, अक्सर उसी की वजह से होता है पीने से। और देखो इसका जो परीक्षण होता है, इसके अगर परीक्षण की बात करें, इसके परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बीडाल टेस्ट। जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराने जाते कहते हैं बीडाल टेस्ट कराना है, बीडाल टेस्ट होता है इसके लिए होता है बीडाल टेस्ट। अगर अगर देखो वायरस की बात करें तो वायरस में कौन से आते हैं? जैसे डेंगू हो गया, रेबीज हो गया, कोविड-19 जैसी बीमारियां होती हैं, किसमें आती हैं? वो विषाणु के कारण बोलते हैं, वायरस के कारण होती हैं। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो जैसे इसमें मलेरिया जैसे प्लाज्मोडियम के वायरस से होता है, और पैंचे जैसी बीमारियां किससे होती हैं? प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, इस अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष चुनी गई थी, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। और कानपुर अधिवेशन की बात करें तो कानपुर में 1925 अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ध्यान रखिए यह कांग्रेस की पहली जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लाहौर 1929 का अधिवेशन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता वाले जो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव जो पारित किया था, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सूरत अधिवेशन की बात करें, सूरत अधिवेशन 1907, इसमें क्या था कि रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता वाले इस अधिवेशन में कांग्रेस जैसे नरम दल और गरम दल में विभाजित की गई थी। किसमें? ये हो गया था सूरत अधिवेशन वाले में 1907 में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? मूलभूत विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए संसदीय प्रणाली कठोरता और लचीलापन के कारण सबसे लंबा और लिखित संविधान एक स्रोत से लिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा एक स्रोत से लिया गया। इसमें देखो क्या ये कथन गलत है, क्योंकि इसने बोला है कि नहीं है, क्योंकि ये भी चीज होती है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो भारतीय संविधान को उधार का एक थैला भी कहा जाता है, क्योंकि इसे जो इसका जो प्रावधान है दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। यह किसी एक स्रोत से नहीं बना है। तो संसदीय जो प्रणाली होती है, जो कठोरता लचीलेपन के कारण एक मिश्रण जो नम्य और अनम्य और दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान होना, ये सभी हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। उसमें ये वो पूछ रहा है कि इसमें नहीं होगा, तो राज्यपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। देखो उसमें क्या होता है, अनुच्छेद 361 के तहत संसद भारत के राष्ट्रपति और जो राज्यों के राज्यपालों और उनके कार्यकाल के दौरान कानूनी और आपराधिक कार्यवाहियों के जो विशेष छूट जैसे संरक्षण प्रदान किया गया, ये होता है। और जो सचिव और जैसे मुख्यमंत्री इस अनुच्छेद के तहत एक ऐसे विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014। इसी अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य से तेलंगाना अस्तित्व में आया था। 29वां राज्य जो तेलंगाना अस्तित्व में आया था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अर्जुन जो बांध है, अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? ये है चरखारी महोबा जिला में। कहाँ पे है? चरखारी महोबा जिला में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में चरखारी में जो अर्जुन नदी पर बनाया गया है, जो सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस हो गया, जैसे यूपीएसआई की जो करने वाली, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण यूपी जीके का एक अच्छा खासा प्रश्न होता है, ये इसमें ज्यादा पूछते हैं। क्योंकि जो पीपरी सोनभद्र, अगर इसकी बात करें, यह हाँ उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध रिहंद बांध है, जिसे उसे बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, पर स्थित है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम क्या होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा, इसका बनता है देवप्रयाग। इसका क्या बनता है? देवप्रयाग। देखो उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक जो देवप्रयाग है में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इसी संगम के बाद इस नदी को पवित्र गंगा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करें कर्णप्रयाग। अगर कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो कर्णप्रयाग में क्या है? देखो यहाँ अलकनंदा और पिंडरी, जैसे पिंडरी नदी का संगम होता है किसमें? कर्णप्रयाग में। हरिद्वार की बात करें, यहाँ से जो गंगा नदी है पहाड़ों को छोड़कर पहली बार मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ से? हरिद्वार से। चलो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी? ये इसका राइट हो जाएगा हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। इसमें क्या देखो कि केंद्र सरकार की जो लखपति दीदी योजना थी अलग अलग थी, जबकि राज्यों ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए अपने स्तर पर लखपति बिटिया जैसी योजनाएं चलाई। इसने हरियाणा राज्य में और उनकी सरकार ने। और इसकी अगर बात करें अब और ऑप्शन में विशेष की जानकारी इसमें मिलती जुलती नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल की बात करें तो उसकी इसमें जो खरीफ फसल हो जाएगी वो है धान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जैसे धान हो गई, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली खरीफ की फसलें होती हैं। इन्हें मानसून की शुरुआत जैसे जून जुलाई में बोया जाता है। अगर इसकी बात करें जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, जैसे मटर है, ये सभी रबी की फसलें होती हैं जिन्हें सर्दियों जैसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो स्वस्थ त्वचा और दांतों के लिए कौन सा एक अमीनो अम्ल आवश्यक है? क्योंकि दांतों का एनेमल और जो कोलेजन जैसे इलास्टिन का एक घटक होता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा थ्रियोनिन बनेगा इसका राइट आंसर। क्योंकि इसमें क्या होता है, यह एक आवश्यक अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में कोलेजन जैसे त्वचा के लिए और दांतों के एनेमल के लिए निर्माण में सीधा योगदान देता है। कौन? थियोनिन। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो मालवा पठार की जो महत्वपूर्ण नदी नहीं है? तो नई चीज को हमेशा नई की बात करें, नई को थोड़ा विशेष समझने की जरूरत है। नई की बात कर रहा है तो इसका राइट हो जाएगा जैसे राइट आंसर तो उसका हो जाएगा महानदी। महानदी नहीं है, उसका राइट आंसर होगा महानदी, क्योंकि ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी नहीं है। अगर महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहाबा पर्वत से होता है और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा में बहती है। और इसका मालवा की पठार जो मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। और कोई इसका लेन देन, इसका ऑप्शन सही नहीं है, तो क्वेश्चन सही नहीं है। और जैसे चंबल हो गया, कैन हो गया, बेतवा, ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश जैसे मालवा पठार और बुंदेलखंड क्षेत्र से निकलती हैं और यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंद महासागर की उत्तर पश्चिम भाग में स्थित कौन सा सागर उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अदन की खाड़ी से जुड़ता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरेबियन सागर, बोले तो अरब सागर। इसमें क्या होता है, तो पश्चिम के जो भारत की जो पश्चिम में स्थित अरब सागर की भौगोलिक रूप से ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। कौन? जो अरबियन सागर बोलते हैं, तो ये चीज जोड़ता है। भूमध्य सागर की बात करें, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच है। और कैरेबियन सागर अमेरिका, जो कैरेबियन सागर और अमेरिका के पास है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसमें देखो कौन सा नहीं है, तो जूट है, चीनी है, खाद्य तेल है। तो क्या नहीं है? उर्वरक नहीं है। तो उर्वरक में क्या होता है, फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं। उर्वरक खाद बनाना और एक रासायनिक आधारित उद्योग है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि का इस्तेमाल होता है। यह कारखानों में खनिजों और रसायनों से बनता है। अब देखो जूट की बात करें, जूट हो गया, चीनी हो गई, खाद्य तेल हो, ये तीनों सीधे खेतों में उगाई जाने वाली फसलें और जैसे कृषि पर आधारित होती है, निर्भर होती हैं। जैसे गन्ना से चीनी, बीजों से तेल, ऐसी चीजें होती हैं, ये सीधे सीधे आती हैं। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक बोले तो फर्टिलाइजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जैसे सिंह स्तंभ जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था और कहाँ स्थित है?
ये कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में। कहाँ पे? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में। तो सारनाथ, यह जो प्रश्न है थोड़ा घुमाकर जो दोबारा पूछा गया है, क्योंकि इसमें सारनाथ उत्तर प्रदेश की वाराणसी के पास स्थित है। बौद्ध धर्म में जो उसका बहुत महत्व है, और क्योंकि यह यही बौद्ध भगवान बुद्ध ने अपना पहला सबसे उपदेश दिया था, पहला जिसे बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। कहाँ पे? सारनाथ की बात करते हैं। तो मथुरा, जैसे अलीगढ़, ये मथुरा हो गया, अलीगढ़, ये भी यूपी के ऐतिहासिक शहर हैं, लेकिन अशोक स्तंभ से कोई अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में ही है। ये चीज याद रखना। कहाँ पे? सारनाथ में। बाकी ऑप्शन से विशेष कोई ऐसी लिंक नहीं है जिसको उसके कनेक्ट कर रहा हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित जो शासक हैं, शासकों में से किसके मेवाती समुदाय से निपटने के लिए जो रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलबन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बलबन हो जाएगा। तो देखो उसमें क्या था, बलबन जो गुलाम वंश के सबसे क्रूर और शक्तिशाली शासकों में से एक गयासुद्दीन बलबन ने विद्रोहियों और मेवातियों के खिलाफ रक्त लौ, जैसे बोलते हैं ब्लड एंड आयरन की कठोर नीति अपनाई थी। इसके तहत विद्रोहियों की हत्या कर दी जाती है और उन्हें उनके परिवार को गुलाम बना लिया जाता है। अब बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन की अगर ऐबक की बात करें तो ये जो भारत में गुलाम वंश, जैसे बोलते गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है इसे, और क्योंकि इसे इसकी जो अपनी उदारता के कारण इसको क्या बोला जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और रजिया की बात करें, रजिया देखो ये इल्तुतमिश की बेटी और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका बनी थी। कौन? रजिया। अब इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश देखो ऐसे दिल्ली का सल्तनत वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने तुर्कियान ए चहलगामी, जैसे बोलते हैं जो 40 सरदारों का दल बनाया गया था, किसने? इल्तुतमिश ने। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 1600 के दशक में किस नियम को यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था कि जब किसी सीमित सरल कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो हम लोगों की साइंस में एक भी पढ़ाया गया था कि ऐसे जो 4 बाल्ब टाइप के लगे होते थे, ऐसे कुछ टाइप का था, एक फिगर टाइप का बना हुआ था, और यहाँ पे एक बल्ब लगाया गया था। यहाँ पे कुछ इसमें जो टुकड़े लगे हुए थे, इसमें भी टुकड़े लगे थे, इसमें भी टुकड़े लगे थे। यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो वो सभी जगह, ऐसे बोला ना, सीमित तरल बल लगाया जाता है जो सभी दिशाओं की। ये बोलता था कौन सा? पास्कल का नियम, कि जब हम यहाँ दाब लगाते थे यही दाब इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो ब्लेज पास्कल, इन्होंने यह नियम दिया था। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, जैसे इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, जैसे उपकरण इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और ग्राहम बेल की बात करें तो यह गैसों के मिश्रण जैसे डिफ्यूजन से दर से संबंधित हैं। और जो टोरिसेली जैसे नियम है, इसमें क्या होता है? तो यह नियम किसी भी छिद्र से तरल के बहने की गति को जो बताता है। कौन? टोरिसेली का नियम। और तो मैग्नस का नियम, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है इसका इसमें क्या होता है? तो ये हवा में घूमती हुई गेंद, जैसे क्रिकेट में स्विंग या स्पिन पर लगने वाले बल को स्पष्ट करता है। कौन? मैग्नस का नियम। चलो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम का एक नया कोच मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया गया है? इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेलिया बॉलरडे। इसका राइट आंसर होगा जो अमेलिया बॉलरडे। अब हम लोग अगर इसके बारे में थोड़ा जानना चाहें तो जो कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका की अमेलिया बॉलरडे को जनवरी 2026 में भारतीय वरिष्ठ महिला एक जो राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और उन्होंने इससे पहले कोस्टा रिका की राष्ट्रीय टीम को 2015-2023 के फीफा महिला विश्व कप के रूप में पहुंचाया था। और यह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक ऐसा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पहले कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट होगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में सबसे कम 10 की वृद्धि दर लगभग 6.3%। कितनी रही थी? 6.3% रही थी। किसमें? लक्षद्वीप में। दादर और नगर हवेली की और दमन दीव की बात करें तो इसमें क्या था? दादर नगर और नगर हवेली में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, जैसे इसमें कितनी थी? दादर नगर हवेली में इसमें थी 55.88%। किसमें थी? इतनी रही थी, इसमें दर्ज की गई थी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर जैसे दर्ज की गई थी, लेकिन यह शीर्ष पर नहीं था। तो दिल्ली वाला ये शीर्ष में नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अचल पूंजी के उपभोग को खाली रस के रूप में जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं उसको? मूल्यह्रास। इसमें क्या होता है? अर्थशास्त्र में जब किसी अचल संपत्ति जैसे मशीनरी, भवन, उपकरण को लगातार उपयोग किया जाता है तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम होने लगती है, इसे बोलते हैं मूल्यह्रास।
अब तो सकल निवेश की अगर बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के भीतर किए गए कुल निवेश को कहते हैं क्या, सकल निवेश। मूल्य वृद्धि, इसमें क्या होता है, मूल्य ह्रास का उल्टा है ये जस्ट, यानी समय के साथ किसी संपत्ति जैसे सोना या जमीन के मूल्य में वृद्धि होती है, किसमें, मूल्य वृद्धि होती है, क्योंकि मूल्य ह्रास का उल्टा है जस्ट। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज्य की जो औपचारिक शुरुआत माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में तो सुनो, तो इसके बारे में 23 जून और 1757 को इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की पहली और मजबूत नींव रखी थी। किस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। अगर बक्सर का युद्ध की बात करते हैं तो इसमें इसकी जो डेट है 1764 है। बक्सर की कौन सी है, 1764 है। अगर इसकी प्लासी की कितनी है, प्लासी की अगर बात करें ये है 23 जून 1757। और कौन सी 23 जून। तो अगर बक्सर की बात करें तो बक्सर इस युद्ध में अंग्रेजों की सत्ता को पूरी तरह से सुदृढ़ करके जो कर दिया गया था, किसमें, बक्सर के युद्ध में। और जो बांडीवास का युद्ध है जो 1760, इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत से लगभग बाहर ही कर दिया था, बांडीवास का युद्ध। अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध जैसे यह अंग्रेज हो गया और फ्रांसीसी की कंपनियों के बीच जो व्यापारिक वर्चस्व की लड़ाई हुई थी, किसमें, प्रथम कर्नाटक युद्ध में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो संगठन ने कहा था कि हम भारत में समांतर न्यायिक प्रणाली और एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए नहीं हो सकती है, उसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, उच्चतम तो उसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो यह न्याय के जो समान अधिकार जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ को सर्वोपरि रखते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी में यह भी कहा था कि न्याय प्रणाली में भेदभाव को खत्म किया जा सके। इस वजह से बोला था किसने, उच्चतम न्यायालय बोल, उसमें नियम दिया गया था इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पे स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र है कौन सा, नरौरा। अगर नरौरा की बात करें तो वो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, NAPS बोलते हैं। जो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है यूपी जी के जो इसके नजरिए बहुत से ऐसे सवाल हैं जो उससे संबंधित पूछे जाते हैं। और जैसे इटावा, गाजीपुर, बाराबंकी, उसमें कोई परमाणु संयंत्र ही नहीं है, तो उसमें तो सीधे सीधे कहा उसमें कोई भी नहीं है। देखो गाजीपुर में भी कोई नहीं है, बाराबंकी में कोई नहीं है, सीधा ऑप्शन है हमारा नरौरा। ये कहाँ का है, बुलंदशहर का। कहाँ का है, बुलंदशहर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेटवर्क तत्परता सूचकांक जिसे NRI 2025 में किस स्थान पर रहा है। ये रहा था कौन, ये रहा था 45वां, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 45वां जो भारत ने नेटवर्क जो रेडीनेस इंडेक्स है इसमें जो 2025 में 4 स्थानों को छलांग लगाते हुए 45वीं रैंक हासिल की थी। और इसमें इस रिपोर्ट में भारत निचले माध्यम जो आय वाले जो देशों में दूसरे स्थान पर है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, तो उसको बोलते हैं जनसांख्यिकी बोलते हैं, डेमोग्राफी। अगर और देखो उसके बाद जनसंख्या के आकार ये संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर, विकास के वैज्ञानिक अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान, इसमें क्या होता है, यह प्राचीन काल के जीवों और वनस्पतियों के जीवाश्मों का अध्ययन है। समाजशास्त्र की बात करते हैं, सोशियोलॉजी, यह मानव समाज, सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, समाजशास्त्र। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भारत के वर्तमान में सड़क और परिवहन मंत्री कौन है। सड़क और परिवहन मंत्री कौन, नितिन गडकरी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नितिन गडकरी। तो ये भारत सरकार में सड़क परिवहन और जल मार्ग जैसे मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की इनके अंतराल में आते हैं, जिन्हें भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज विकास के लिए जाना जाता है। पीयूष गोयल ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री रह चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथक भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का है कथक, ये हमारा नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का है। तो कथक मुख्य रूप से उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज इस नृत्य शैली के सबसे महान प्रतिपादकों में से एक रह रहे हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें, यहाँ पर भरतनाट्यम है, तमिलनाडु, कुचिपुड़ी का जो आंध्र प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के जैसे शास्त्रीय नृत्य हैं। पूर्वी भारत की बात करते हैं तो पूर्वी में जैसे उड़ीसा, ये ओडिसी है वो कहाँ का, उड़ीसा का है। मणिपुरी है वो कहाँ का, मणिपुर का है। सत्रिया कहाँ का है, वो असम का है, ये प्रसिद्ध है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध ने इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिए हैं।
अगर इसकी बात करें तो उसका राइट आंसर होगा अशोक महान। अशोक महान। तो उसमें क्या है, देखो इसके बारे में अगर बात समझें तो 261 ईसा पूर्व में हुए भयंकर कलिंग के युद्ध में भारी रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। इसके बाद जो उन्होंने भेरी घोष बोले तो भेरी घोष जैसे युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया था। शांति और जैसे धर्म की नीति को अपना लिया था, बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ध्वनि जैसे तीव्रताओं के बीच के अनुपात को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक और साहित्य में प्रयुक्त जो अधिमानित इकाई क्या है। अगर इसकी बात करते हैं तो उसका हो जाएगा राइट आंसर डेसिबल। तो डेसिबल की बात करें तो डीबी जिसको बोलते हैं डीबी, डी मतलब डेसिबल। तो उसमें क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता लाउडनेस ऑफ साउंड को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य बातचीत की जो हम जैसे समझ लो कि हमें ये अगर बोल भी रहे हैं कोई चीज क्लास में जो हम बोल रहे हैं, तो ये सामान्य बातचीत लगभग जो 60 डेसिबल की आवाज होती है। अब हर्ट्ज की बात करें, हर्ट्ज क्या होती है, यह ध्वनि की आवृत्ति मतलब बोले तो फ्रीक्वेंसी यानी पिच, जो पिच साउंड होता है उसको मापने की इकाई क्या है, हर्ट्ज। पास्कल क्या है, ये दबाव को मापने की इकाई क्या है, पास्कल। ये किसकी है, दबाव की। बोले तो दबाव बोल सकते हैं या दाब बोल सकते हैं या दाब बोल सकते हैं। हर्ट्ज किसकी है, हर्ट्ज है हमारी जो जो उसको बोलते हैं ध्वनि की आवृत्ति। आवृत्ति किसकी, आवृत्ति है हर्ट्ज की। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो, प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको बोलते हैं पीएमओ के साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेवा तीर्थ। तो सेवा तीर्थ क्या है, तो भारत की जो प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे पीएमओ को साउथ ब्लॉक के ऐतिहासिक रूप से नए सेवा तीर्थ परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। 13 फरवरी 2026 को पीएम जो नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ और कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था, जिससे सेंट्रल विस्टा और प्रोजेक्ट से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल विस्टा और प्रोजेक्ट से जुड़ा। अब लोग चलते हैं और देखो इसके बारे में क्या समझते हैं। देखो युगीन भारत संग्रहालय, इसमें क्या था, पुराने साउथ जैसे नॉर्थ ब्लॉक को अब इसी नाम के एक विशाल राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जा रहा है। किसमें, युगीन भारत संग्रहालय। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो किससे संबंधित है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है। उसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या होता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जैसे वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा तैयार किया जाता है और इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे सीईए की मार्गदर्शन में जो बनाया जाता है और हमेशा केंद्रीय बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगर बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक में क्या है, उसमें तो यह मौद्रिक नीति जारी करता है कौन, जैसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुआयामी निर्धन सूचकांक एमपीआई में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है। क्या बोला है, नहीं है, बोला नहीं है, कौन सा नहीं है। तो उसमें क्या है, देखो जो उसमें बोला है प्रति व्यक्ति मासिक आय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही नहीं शामिल है, क्योंकि विद्युत की पहुंच और स्कूली शिक्षा के वर्ष और पोषण ये सारी चीज शामिल है, ये इसमें शामिल नहीं है। तो एमपीआई की केवल पैसे की कमी को गरीबी नहीं मानता, यह आय आधारित गरीबी के बजाय स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जीवन स्तर में होने वाले जो अभावों को मापता है। और देखो पोषण हो गया, स्कूली शिक्षा के वर्ष जैसे विद्युत की पहुंच, ये सभी स्वास्थ्य और शिक्षा जीवन स्तर के जो वे प्रमुख संकेतक हैं जो एमपीआई की जनगणना में इस्तेमाल होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस क्रांति की बात की गई है। अब हम लोग इसकी अगर बात करते हैं तो उसका राइट आंसर रहेगा सन्यासी विद्रोह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। इसमें क्या था कि सन्यासी विद्रोह जैसे आनंद मठ उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। ये कब प्रकाशित हुआ था, 1882 में प्रकाशित हुआ था, जिसकी पृष्ठभूमि बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह 1770 और 1820 के दशक पर आधारित है। और यह भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम भी इसी उपन्यास से लिया गया है। और देखो उसकी अगर बात करें, देखो भील हो गया, जैसे जो वीर भूमि है, जो रंगपुर विद्रोह है, ये ब्रिटिश काल के अन्य महत्वपूर्ण जैसे जनजाति और किसान विद्रोह थे, जो लेकिन आनंद मठ का संबंध जो सीधे सन्यासी विद्रोह से है। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला। बोले तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसकी अगर बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हिमालय जो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसे पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। और इसमें जो कौन सी आती है, जिसमें पटकाई भूम हो गया, नागा हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया, इसमें आती हैं किसमें, पूर्वांचल पर्वतमाला में। तो जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, इसकी अगर बात करते हैं, ये सभी हिमालय विशेष रूप से मध्य और ट्रांस हिमालय के बीच की बात करते हैं।
और पश्चिमी मध्य भाग में पर्वतमालाएं होती हैं जो जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दूध से था। दूध उत्पादन और संग्रहण प्रसंस्करण जो विपणन से था, कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसमें क्या था, तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड भारत की श्वेत क्रांति इसका दूसरा नाम है। और इसकी अगर जनक की बात करें तो उसके जनक हो जाते हैं वर्गीज कुरियन, और वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगर और इसके बारे में जानते हैं तो जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बना दिया था। अगर बाढ़ नियंत्रण की बात करें, इसमें कोई बाढ़ से कुछ का लेना ही देना नहीं है, कि नाम सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है कि अगर बाढ़ की जिसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं ये सिर्फ कंफ्यूजन वाले हैं। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड से रखना है, जैसे ऑपरेशन फ्लड जो इसकी जो सीधी सीधी बात करें तो दूध दूध से संबंधित था। ये क्रांति जो आई थी दूध क्रांति से। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये जो मतलब ऐसा एक क्वेश्चन है जो क्योंकि इसमें जो राइट आंसर इसका है जो कौन सा हो जाएगा, हम लोग उसको अगर देखते हैं। जैसे अगर संतोष ट्रॉफी की बात करें तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध होता किससे है। ये किससे होती है, फुटबॉल से संबंधित। यह भारत की एक प्रमुख राज्य और स्तरीय जो राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, जो केरल जैसे पंजाब और असम सर्वश्रेष्ठ ये सभी टूर्नामेंट जो हिस्सा लेने वाली प्रमुख टीमें हैं, जो सर्वश्रेष्ठ जैसे टीम जैसे सफल टीमों में से गिनी जाती है। और सशस्त्र जो भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं किसमें, इसी में। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन में है, इस वजह से थोड़ा कंफर्म नहीं कर सकते। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत के कौन से द्वीप समूह जो मलक्का जलमरूमध के निकट स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसके बाद इसमें क्या होता था कि यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और मलक्का जलमरूमध्य के सबसे करीब है। मलक्का जलमरूमध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली दुनिया का सबसे जो व्यस्त समुद्री मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है। इसलिए रणनीति रूप से यह भारत के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप देखो कहाँ पे, यह अरब सागर में स्थित है। कौन, लक्षद्वीप। रामेश्वरम की बात करें और कच्छ की खाड़ी की बात करें क्रमशः, जैसे रामेश्वरम हो गया तमिलनाडु में आएगा, कच्छ की खाड़ी कहाँ पे, गुजरात में। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव जैसे मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उन लोगों जैसे बोले तो जैसे PIOS बोलते हैं, जैसे कि नागरिकता अधिकारों से संबंधित होता है, जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन उनका जो मूल है कहाँ के हैं, वो भारतीय हैं। और अनुच्छेद 7 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है, यह उन लोगों की नागरिकता से संबंधित होता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। अनुच्छेद 9 की बात करें, यह कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि भारत एक एकल नागरिकता का सिद्धांत होता है। और हम लोग चलते हैं अगर अनुच्छेद 11 की बात करें, अनुच्छेद 11 तो रह गया ना। अनुच्छेद 11 की अगर बात करें, यह संसद को नागरिकता के अधिग्रहण समाप्ति को विनियमित करने के लिए कानून और बनाने का अधिकार देता है। कौन, अनुच्छेद 11। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजेंद्र चोल प्रथम के पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य पर आप जो अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया, यह जैसे राजेंद्र चोल प्रथम जो थे चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, तो राजेंद्र चोल के प्रथम के पास एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया और विशेषकर सुमात्रा जैसे इंडोनेशिया जैसे जो मलय प्रायद्वीपी के श्री विजय साम्राज्य पर सफल नौसैनिक अभियान किया था। जैसे म्यांमार, कंबोडिया और श्रीलंका भी भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव जो वाले जो क्षेत्र रहे हैं। लेकिन श्री जो विजय साम्राज्य का मुख्य जो केंद्र था इंडोनेशिया, जिससे सुमात्रा था। इंडोनेशिया कौन था, सुमात्रा आइलैंड। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में और जो औपनिवेशिक काल के दौरान किस जो समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा मतलब बोले तो पुनर्विवाह के समर्थन में तथा बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया था। तो इसमें कौन थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्हीं के अथक प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार हुआ था और लॉर्ड काइनिंग द्वारा इसे पारित किया गया था।
अगर ज्योतिबा फुले की बात करें, इन्होंने जो महाराष्ट्र में दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, इसने ज्योतिबा फुले ने। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। सैयद अहमद खान की बात करें, इन्होंने अलीगढ़ जैसे मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की नींव रखी थी। किसने? सैयद अहमद खान ने एएमयू की नींव रखी थी। एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ मंदिरों की पूछ रहा है तो उसका होगा गोपुरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गोपुरम क्या होता है? दक्षिण भारत की जो मंदिर वास्तुकला को द्रविड़ शैली कहा जाता है। इन मंदिरों के विशाल और भव्य प्रवेश द्वारों में गोपुरम कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर हो गए जैसे मदुरै, मीनाक्षी मंदिर मदुरै, और इसके बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। जो शिखर की बात करें तो शिखर क्या? शिखर यह जो उत्तर भारत की नागर शैली में मंदिरों की विशेषता है कि जहाँ गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा होता है। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंडन हवाई अड्डा अवस्थित है, मतलब ये पूछ रहा है हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा गाजियाबाद में। कहाँ हो जाएगा? गाजियाबाद में। हिंडन एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। भारतीय वायु सेना का एक प्रमुख एयरबेस है। यहाँ से घरेलू जो नागरिक उड़ानें भी होती हैं, संचालित होती हैं, जैसे यूपी पुलिस की तैयारी के लिए। यह एक यूपी जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हिंडन एयरपोर्ट की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में। और जैसे नोएडा हो गया, मुरादाबाद है, गाजीपुर के अपने अपने अलग औद्योगिक ऐतिहासिक महत्व हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो कालिदास ने कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो नाटक लिखा था? शास्त्रीय संस्कृत नाटक लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास का कौन था? अभिज्ञान शकुंतलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह देखो महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। और अगर इसकी बात करें ऑप्शन नंबर बी, स्वप्न वासव दत्तम, इसकी बात करें जिसकी यह महान नाटककार भास द्वारा रचित है। भास द्वारा रचित ये किसके द्वारा रचित है? भास द्वारा रचित है ये वाला। अब इसकी बात करें मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा यह विशाख दत्त ने लिखी है, जो चंद्रगुप्त के मौर्य के समय की एक राजनीतिक और जो कूटनीति पर आधारित है। कौन? मुद्रा राक्षस। और मृच्छकटिका की बात करें, मृच्छकटिका क्या है? जिसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, जिसे नाटक में शूद्रक द्वारा लिखा गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन है? जिसका जो विश्व जो प्रीमियर 2025 में 78वें कौन सी फिल्म महोत्सव के दौरान हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका अनुपम खेर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने तन्वी द ग्रेट फिल्म के साथ निर्देशक के क्षेत्र में कदम रखा है। किरण राव और शबाना आजमी हैं और नसीरुद्दीन शाह जो भारतीय सिनेमा की अन्य महान हस्तियां हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत लोकसभा के तत्कालीन जो सभी सदस्यों का बहुमत इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, जिसे जो पारित संकल्प द्वारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनके पद से हटाया जा सकता है। और जो इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं, यह होता है देखो, यह मंत्रियों की नियुक्ति विशेषकर जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति या राष्ट्रपति द्वारा ऐसे संबंधित होता है। अनुच्छेद 93 की बात करते हैं, यह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में बताता है। कौन? अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 124 की बात करें, यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित होता है। 124। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जनसंख्या जो वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो नहीं करता है। ये पूछ रहा नहीं करता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आधिकारिक भाषा। ये इसको नहीं करता कि ये और ये इसके सही उत्तर हैं। अब इसके बारे में तो समझते हैं जो ये मतलब ये क्यों, मतलब इसका जो आधिकारिक जो भाषा है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति किसी भाषा को बोलता है यह तय नहीं करता कि वहाँ कितनी भीड़ होगी, ये चीज़ नहीं तय करती है। तो जो स्थलाकृति जैसे मृदा उर्वरता और जलवायु, जैसे मैदानी इलाकों जैसे यूपी बिहार में उपजाऊ भूमि मिट्टी अनुकूल जलवायु के कारण हमेशा पहाड़ रेगिस्तान की तुलना में ज़्यादा लोग बसते हैं, इसलिए ये जनसंख्या वितरण को सीधा प्रभावित करते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? अभी पीछे बताया था क्वेश्चन, मदुरई में। कहाँ पे? मदुरई में। तो यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर के बैगई नदी के तट पर स्थित है। यह माता पार्वती, जैसे पार्वती को बोलते हैं मीनाक्षी, और भगवान शिव बोलते हैं सुंदरेश्वर को समर्पित है।
कौन सा? मदुरै मंदिर। अगर कांचीपुरम की बात करते हैं, देखो कांचीपुरम यह अपने कैलाश नाथर हैं, कैलाश नाथर मंदिर जैसे सिल्क और साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तिरुपति की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित यह शहर भगवान वेंकटेश्वर बोले तो बालाजी मंदिर के लिए जाना जाता है। खजुराहो की बात करें, यह मध्य प्रदेश का एक चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। कौन? खजुराहो मंदिर बनवाए गए। और अद्भुत मंदिरों में से विशेषकर कंदरिया महादेव के लिए प्रसिद्ध है, कंदरिया महादेव के लिए फेमस है खजुराहो मंदिर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर केंद्रित थी? भारी उद्योग की बात कर रहा है तो कौन सी थी? द्वितीय थी। अब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यह पीसी महाल रणोवेस मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात यंत्र, स्टील प्लांट्स स्थापित करने वाले भारी उद्योगों पर फोकस किया गया था। प्रथम में क्या बात करें, प्रथम में क्या था? तो प्रथम 1951 से 56 यह हैरोल्ड डोमर पर मॉडल पर आधारित थी। उसके मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान दिया गया था। किसमें? प्रथम में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने होते हैं? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। अगर इसको ट्रिक याद करना चाहें तो उसमें ट्रिक होती है BI, बाई और O और R। जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। याद करने का एक तरह जो तरीका है, तो बेबीग्योर याद रखेंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु नदी तंत्र के दाएं तट की नदी है जो सहायक नदी का चयन कीजिए। मतलब पूछ रहा है दाएं साइड का, दाएं तट की। दाएं तट की कौन सी नदी हो जाएगी? काबुल नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल नदी। तो काबुल नदी की बात करते हैं, यह सिंधु नदी में दाईं ओर, जैसे राइट बैंक से मतलब बोले तो मिलने वाली नदियों में से काबुल है, खुर्रम है, गोमल है आदि शामिल हैं। अगर झेलम, चेनाब और रावी इसकी अगर बात करें तो ये साथ ही ब्यास और सतलज, ये सभी जो पंजाब की जो मुख्य नदियां हैं, पंजाब की जो प्रमुख नदियां हैं, जो सिंधु नदी में बाईं ओर मतलब लेफ्ट बैंक बोले तो बाईं ओर से मिलकर मिलती हैं जाके उससे। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में सहकारी समितियों के विधायी आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर इसकी बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह राज्य सूची का विषय है। कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़ी जानकारी को समझते हैं। तो सहकारी समितियों की बात करें तो यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य की सूची का एक विषय होता है। इसलिए राज्य सरकारों को इस पर कानून बनाने की अधिकार 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची और समवर्ती सूची की बात करें केंद्र और राज्य दोनों होती हैं। इसकी सीमा विधायी नियंत्रण नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत प्रकार है। लोकगीत प्रकार कौन सा है? बिरहा उसे बोलते हैं बिरहा। तो उत्तर प्रदेश जो पूर्वांचल क्षेत्र, विशेषकर पूर्वांचल क्षेत्र का एक बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत है। इससे अक्सर में अहीर मतलब यादव समुदाय द्वारा गाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें वीर रस और वियोग की कहानियां होती हैं। टप्पा और कव्वाली की बात करें, यह मुख्य रूप से गायन शैली जो शास्त्रीय और सूफी शैलियों के होते हैं। कौन? टप्पा और जो कव्वाली। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी? यह हुई थी नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये देशों के राजनयिक जो प्रतिनिधियों, जैसे शेरपा कहा जाता है, कि जो महत्वपूर्ण बैठकें जैसे भारत की अध्यक्षता के दौरान राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत किससे होता है? किस सिद्धांत पर निर्भर होता है? अपकेंद्र। किस पे होता है? अपकेंद्रण पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। इसमें होता है जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है, जैसे वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है ऐसे राउंड में, और जो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है, केंद्र से बाहर की ओर जो एक बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहा कहते हैं। जैसे जो वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर कपड़ों से जो पानी और जो गंदगी को बाहर फेंकती है, तो दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया इसी मशीन भी इसी जो काम पर काम करती हैं। अपोहन की बात करें, डायलिसिस, यह किडनी खराब होने पर खून को कृत्रिम रूप से साफ करने की प्रक्रिया क्या होती है? अपोहन, डायलिसिस बोलते हैं। अब देखो विपरीत परासरण, इसकी अगर बात करें तो यह घरों में पानी साफ करने से वाटर प्यूरिफायर जैसे बोलते हैं RO की तकनीकी होती है विपरीत परासरण। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य किससे होता है? ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किससे होता है? भूमिकर से। ये होता है भूमिकर से। तो भूमिकर यह तो प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेषकर गुप्त जो साम्राज्य में एक उद्रंग एक प्रकार का भूमिकर होता है, जिसे लैंड टैक्स बोलते हैं।
जो स्थायी किसानों से लिया जाता है और जैसे उपज के एक निश्चित हिस्से के रूप में चुकाना होता है। और ये नदियों पर टोल टैक्स या मतलब जो राजसी दान नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ जो स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। तो अपराधों की वैज्ञानिक जो तरीके से जांच करने और पुलिस को आधुनिक ट्रेनिंग देने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, मतलब बोले UPSIFS, इसको बोलते हैं क्या, UPSIFS, इसका ये होता है कि स्थापना की जा रही है। यूपी पुलिस होमगार्ड परीक्षाओं के लिए एक जो फाइबर जो 5 स्टार जो एकदम जो क्वेश्चन है, एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टार रेट का प्रश्न है ये। अब अगले क्वेश्चन, अगर इसके और अगर ऑप्शन की बात करें तो जैसे प्रयागराज हो गए, आगरा हो गए, ये मेरठ में कई स्थान ऐसे हैं जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी लखनऊ में ही स्थापित है। फॉरेंसिक की बात करेगा तो सिर्फ कहाँ पे, लखनऊ में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया, तो उसके राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा। तो उसमें क्या था, भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति से या जो बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संविधान सभा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, मतलब अडॉप्ट किया गया था। तो ब्रिटिश सांसद और गवर्नर जनरल भारतीय आज़ादी के बाद इनका जो हमारे संविधान निर्माण में कई जो सीधे सीधे जो दखल नहीं होता है, किसमें, जो ब्रिटिश जो सांसद हैं, गवर्नर जनरल हैं, भारत की आज़ादी के बाद इनका हमारे संविधान निर्माण में कोई सीधा दखल नहीं होता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत हाल ही में पैरा एथलीट खिलाड़ी प्रवीण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार, मतलब बोले तो उसका हो जाएगा, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा अर्जुन पुरस्कार और अर्जुन हो गया, पद्मश्री हो गया, इसके बाद पद्म भूषण हो गया, थोड़ा ये चेक करने वाला क्वेश्चन थोड़ा इसके दोस्त स्किप कर देते हैं, इसको हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इसका थोड़ा श्योर करना ही है कि तो इसका राइट आंसर कौन सा 83 नंबर का क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मसाले को मसालों की रानी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसालों की रानी किसको कहा जाता है। तो इसमें जो बोला गया है, इसकी बात करें, अगर मसालों की रानी की बात करेगा तो इलायची, जैसे अगर इसमें पूछेगा कि जैसे हमारी जो अपनी बेहद खुशबूदार जो औषधियों की गुणवत्ता के कारण होता है, मसालों की रानी कहा जाता है। भारत में इसका प्रमुख योगदान होता है किसमें, इलायची में। अगर काली मिर्च की बात करेगा तो इसे मसालों का राजा बोलते हैं किसको, काली मिर्च को। और काला सोना बोलते हैं किसको, जैसे बोलते हैं किंग ऑफ स्पाइसेस। और लौंग हो गया, इसकी दालचीनी है, से भी संबंधित भारत के जो गर्म मसाले होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी बोलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, और इसके पहले जो अधिवेशन थे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्योंकि इसके जो बम्बई जो 1885 की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने 1886 जो कलकत्ता के अधिवेशन द्वारा दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कृष्णा सागर जो बांध है निम्न में से कौन सा राज्य में स्थित है, कृष्णा सागर बांध, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कर्नाटक। तो कर्नाटक की बात करें, कृष्ण राज सागर KRS बांध जो कर्नाटक में जो पवित्र जो नदी पर स्थित है, कौन सी, कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण है मैसूर के प्रसिद्ध दीवान जो सर एम विश्वेश्वरैया के मार्गदर्शन में किया गया था। और इसको अगर बात करें, मध्य प्रदेश हो गया, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु में अन्य जो महत्वपूर्ण बांध है, जैसे तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है मैटूर बांध। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म के अंतिम कितने तीर्थंकर हैं, तो अंतिम कितने हैं, 24। तो उसमें 24वें तीर्थंकर बात करें, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर से महान आध्यात्मिक शिक्षक हुए हैं। पहले कौन थे, ऋषभदेव थे, जैसे ऋषभदेव आदिनाथ। और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। और 24वें अंतिम कौन थे, भगवान महावीर थे, और जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा किसके तहत कर सकता है,
तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 352, आर्टिकल 352। जब भारत की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से से राष्ट्रीय आपात और नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अन्य आपातकाल की अगर बात करें 356 हो गया तो राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद जैसे 360 हो गया वित्तीय आपातकाल से संबंध होता है कौन सा, अनुच्छेद 360। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी हो जाए काठमांडू। यह नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह यहीं पर दक्षिण एशियाई जैसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन जैसे सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? यही काठमांडू में है। हम लोग ये भी याद रखेंगे। अगर थिम्पू की बात करते हैं तो थिम्पू क्या है? थिम्पू यह हमारे पड़ोसी देश भूटान की राजधानी है थिम्पू। दार्जिलिंग की बात करें, यह भारत के पश्चिम बंगाल का एक बेहद खूबसूरत जो हिल स्टेशन है कौन सा? दार्जिलिंग में। हिल स्टेशन कहाँ पे? खूबसूरत जो कहाँ पे? दार्जिलिंग में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट और 2025 का उद्घाटन किया है, मतलब कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा करंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा हम 100% उसको थोड़ा चेक करके हम बताएंगे। ये क्वेश्चन तुम लोग कमेंट में बताते जाना। ये सब क्वेश्चन किसमें बताओगे? कमेंट में। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने छोड़े हैं सारे के क्वेश्चन तुम कमेंट में बताना। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग जो कैट्स है कि समझो जो ग्लोबल जो बिग कैट्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। तो वो दुनिया भर में बिग कैट्स बोले तो जैसे बिग कैट्स जैसे बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हेम तेंदुआ, ऐसे आते हैं बिग कैट्स में। बिग कैट्स मतलब ये है कि कैट मतलब होती है छोटी बिल्ली, छोटी। बिग बिग शब्द लगा है कि ये बिल्ली जैसे कैटेगरीज में आते हैं, तो इस वजह से जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ, हेम तेंदुआ आदि संरक्षण के लिए भारत के इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जैसे IBCA की जो शुरुआत की है। और ऐसे बड़े वैश्विक सम्मेलन का आयोजन आमतौर पर देश की राजधानी में किया जाता है। और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोले तो DGP कौन है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अपने जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना जरूर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन इस वजह छोड़े तो 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में ये भी तो सोचो, 100 क्वेश्चन में अगर 5 या 6 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में थोड़ा सर्च करके बताओगे तो इसकी जानकारी तुम्हारे लिए ही फायदेमंद होगी। तुम उस चीज़ों को भूलोगे नहीं। करंट की अपडेटेड चीज़ें होती हैं, जब तुम खुद से सर्च करोगे उन चीज़ों को थोड़ा अच्छे समझ जाओगे। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं NSA। अगर NSA की बात करें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ये वर्ष लागू किया गया 1980 में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बोलते हैं रासुका, तो 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान लागू किया गया था। यह सरकार को किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे पर बिना किसी जो औपचारिक आरोप के हिरासत में रखने की शक्ति देता है। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर पूर्वोत्तर भारत से पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मयंक चक्रवर्ती। इसका ऑप्शन नंबर C, मयंक चक्रवर्ती। तो असम के मयंक चक्रवर्ती ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और जो अगर पूछे ये हैं कहाँ के, ये कहाँ के हैं? ये हैं असम के। ये कहाँ के? असम के। मयंक चक्रवर्ती कहाँ के? असम के। और ये असम के होने के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की तो पूर्वोत्तर जैसे नॉर्थ ईस्ट भारत से आने वाले पहले ग्रैंड मास्टर। इसलिए यह प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और डी गुगेश और जैसे R प्रज्ञानंद की बात करें, यह भारत के युवा और विश्व प्रसिद्ध जो चेस सेंसर में जो होते हैं, लेकिन ये पूर्वोत्तर के नहीं हैं, बस ये याद रखना। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भारत। तो हाल के वर्षों में भारतीय पैरा एथलीट्स ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। और पैरा स्पोर्ट्स का भारत का ग्राफ जो है बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। खेल का जो करंट अफेयर्स है जो भारत की रैंकिंग्स जरूर याद रखें, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं अपने भारत की, विशेषकर जो अपने पैरा एथलीट्स हो गए, कुछ हटके जो चीज़ें बन रही हैं उनको थोड़ा समझ के और थोड़ा याद करके रखना। और लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 फरवरी को। ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। और अगर इसकी डेट की बात करें तो 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद जैसे शुद्ध और जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम जैसे सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट लागू किया गया। लेकिन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क जैसे CBIC कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चारकूट किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय जो सांस्कृतिक जो उत्सव है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मिजोरम। चारकूट कहाँ क्या है? जिसमें देखो एक
जो कूट शब्द लगा होता है, इस चीज को याद रखना, जो ये कूट शब्द है, ये कूट शब्द ज्यादातर ये किसमें आते हैं, मिजोरम में। इसको इसका राइट क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो मिजोरम का सबसे बड़ा जो खुशी का त्योहार है यही, क्योंकि ये मनाया कब जाता है, यह झूम की खेती के लिए जंगल साफ करने के बाद जो मार्च के महीनों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में कौन सा मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये पूरी दुनिया में मशहूर है, कौन सा, नागालैंड फेस्टिवल। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 को किसे प्रदान किया गया था। 60वां ज्ञानपीठ किसको पुरस्कार सम्मान किया गया, किसे प्रदान किया गया था, पेरूमल मुरुगन को। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पेरूमल मुरुगन। तो यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और 2025 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रसिद्ध है। तमिल जैसे जो तमिल लेखक हैं पेरूमल मुरुगन को उनके बेहतरीन साहित्य और योगदान के लिए दिया जा रहा है। साहित्य से ऐसे जुड़े जो जो सवाल हैं परीक्षाओं के लिए पक्के याद रखना, क्योंकि ऐसे सवाल पूछता ही है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का जो सदस्य है बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, भारत में जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार उच्च सदन बोले तो उसको राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और 25 वर्ष क्या होती है, 25 वर्ष मतलब निचले निचले सदन होता है, निचला सदन बोले तो लोकसभा। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। 35 वर्ष किसमें होती है, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोगों का आज का फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो उत्तर भारत की पहली जो सेमीकंडक्टर निर्माण की इकाई की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। ये रखी गई है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारत को जो इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। तो यह यूपी के विकास और परीक्षा दोनों की जो नजरिए से एकदम धमाकेदार सवाल है। अगर बात करें लखनऊ, इंदौर और नई दिल्ली में भी औद्योगिक केंद्र है, लेकिन यह प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा को मिला है। ऐसे हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन को कवर किया। जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उन क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना, नीचे कमेंट बॉक्स में तो उनका जो भी कमेंट करेगा उनका तो क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे, जरूर चेक करेंगे कौन किनका सही है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। और आप लोग अपना अपना स्कोर बताना है, स्कोर कितना रहा आज की क्लास का। तो जो कंप्लीट मॉक टेस्ट था, लेकिन मेरे जो RWA की रोजगार वेतन अंकित एप्लीकेशन है उनका जो फुल मॉक टेस्ट था, हम लोगों ने इसको हर क्वेश्चन को थोड़ा समझ के, थोड़ा इसके अकॉर्डिंग, इसकी चीज़ों को देखते हुए, उसके पैटर्न को समझने के साथ साथ उसकी अतिरिक्त ऑप्शन को भी मैंने हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया है। तो ऐसी जो क्लास को देखने के लिए हम लोग जो अपने चैनल पे जो चीज़ें चल रही हैं, अन्य क्लासेस को भी देखते रहना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।